Okay, friends, so we are back with another important topic in general studies and in current affairs, that is लैंडस्लाइड। रिसेंटली क्या हुआ है कि वायनाड डिस्ट्रिक्ट, केरल की एक वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लैंडस्लाइड हुई है। और लैंडस्लाइड होने के कारण बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंची, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, राइट। तो इस टॉपिक को अपन अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें एग्ज़ाम के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप जीएस पेपर 3 के डिज़ास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम व्हाट, व्हेन, हाउ और वे फॉरवर्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज सिविल स्लेडर, आप सिविल स्लेडर देख रहे हैं। मेरा नाम है विवेक एंड विदाउट गेटिंग फर्दर डिलेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हुआ क्या है, वायनाड में एक ट्रेजेडी हुई है, लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के कारण बहुत सारे लोगों को क्षति पहुंची, लगभग 300 से ज्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हुई हो गई है और गांव के गांव तबाह हो गए हैं। ठीक है, अब ये समझो कि वायनाड है क्या। वायनाड एक हिल स्टेशन है, लश ग्रीन वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स आप समझ सकते हो, ये मैप में ये यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स का एरियाज है। ठीक है, ये एक टी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है और इधर पे दो रिवर का ओरिजिन है। ठीक है, कबिनी और चलियार रिवर। ठीक है, अच्छा हुआ क्या है, लैंडस्लाइड हुई है और ट्रिगर किसने किया है, क्लाउड बस्ट ने। क्लाउड बस्ट कैसे हो गया कि रेनफॉल और अरेबियन सी की जो एक्स्ट्रा एक्सेस वार्मिंग है यहाँ पे अरेबियन सी में, उसके कारण रेनफॉल एक एक पॉइंट ऑफ टाइम में इतनी ज्यादा हो गई कि वो कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर चली गई। ठीक है, उसको हम क्लाउड बस्ट भी बोलते हैं। ये हुई किन जगहों पे है, ये मिपाडी, मुंडकई और चूरलमाला, इन तीन जगहों पे हुई है। ठीक है, अब एक जो रीजन जताया जाता है इसका कि ये क्यों हुई है, ठीक है, आगे हम और डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे। अनचेक्ड टूरिज्म एक्टिविटीज के कारण और क्वायरिंग के कारण। ठीक है, अब इनसे हुआ क्या है, इनसे हुआ है यार कि इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी पे इम्पैक्ट पड़ा है। कैरिंग कैपेसिटी का अर्थ क्या होता है, कोई एक इकोसिस्टम, मान लीजिए ये बॉक्स एक इकोसिस्टम है, इसकी एक कैपेसिटी है कि ये कितनी क्षमता तक लोड बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, उसके बियॉन्ड जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो वही होती है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम, राइट। अब आप ये देखिए, फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का एरिया लगभग 6 स्टेट्स में फैला हुआ है। ये आप स्टेट्स के नाम देख सकते हो, ये प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन। और ये एरिया वाइज जो है डिमार्केशन दिया हुआ है कि कितने एरिया में कौन सा फैला हुआ है। ठीक है, और रीजन एट लैंडस्लाइड रिस्क। अब आप देखो कि केरला का ये बहुत बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में आता है। ठीक है, खड़ी चट्टानों के कारण 2022 में एक स्टडी हुई। ठीक है, उसमें उसने बताया कि डिप्लीटिंग फॉरेस्ट इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट, जहां पे अभी ये केस हुआ है कि फॉरेस्ट डिप्लीशन हुआ है, क्या रिवील किया कि 62% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ग्रीन कवर डिसअपियर्ड हो गया। 62% फॉरेस्ट खत्म हो गया, कब से कब तक के बीच में, 1950 से 2018 के बीच में। ठीक है, अब आप समझो कि लैंडस्लाइड होता क्या है। लैंडस्लाइड होता है मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक डेब्रीज ऑन अर्थ डाउन अ स्लोप। मतलब ये रॉक है, मान लो ये स्लोप है। ठीक है, ये स्लोप से जो रॉक्स का ये मूवमेंट होता है डाउन स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। अब इसको ट्रिगर होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब आप ये देखो, मैंने इसमें एक डायग्राम इंक्लूड किया कि ये एलिवेशन है लगभग कंटूर प्लेन्स का। ठीक है, ये स्क्रैप्स कहलाते हैं, ये टिल्टेड ब्लॉक्स कहलाते हैं। और जब ये जो रॉक, अनकंसोलिडेटेड रॉक जब बहुत वीक हो जाती है, तब ये लैंडस्लाइड आती है और नीचे ये डिपॉजिट हो जाती है। तो नीचे जिन जो भी तलहटी में जो गांव बने होते हैं उनमें बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है, राइट। ये देख सकते हो कि लगभग इस तरह का मंजर था वहां पे, बहुत ही ज्यादा क्षति हुई, राइट। अब ये होती क्यों है, लैंडस्लाइड होने के दो कारण होते हैं। ठीक है, पहला तो होता है एक नेचुरल फैक्टर और दूसरा होता है मैनमेड फैक्टर। अब आप देखो नेचुरल फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं, जियोलॉजिकल फैक्टर। जियोलॉजी से अर्थ क्या होता है, जियोलॉजी का अर्थ होता है अर्थ, अपनी पृथ्वी से रिलेटेड जो भी मूवमेंट होता है या चीजें हो रही होती हैं वो जियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो सॉइल और रॉक कंपोजिशन, वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल हो, जैसे जो मिट्टी हो वो बहुत अनकंसोलिडेटेड फॉर्म में हो या तो फिर बहुत वीक हो, तो वो भी बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी। ठीक है, स्लोप ग्रेडियंट। अब मान लीजिए कोई पहाड़ है, आप उसका स्लोप देखिए, मान लीजिए ऐसा है और किसी का ऐसा है, तो आप बताओ कि कौन सा जल्दी दरकने की संभावनाएं होंगी। ऑब्वियसली जिसका स्टीप ज्यादा होगा स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल मींस वाटर से रिलेटेड कौन से फैक्टर है कि हैवी रेनफॉल हो जाए, स्नो मेल्ट हो जाए, या फ्लक्चुएशन इन ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद
सीस्मिक एक्टिविटी, सीस्मिक क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है? तो उसके में क्या आता है? अर्थक्वेक्स आता है, वाइब्रेशन हो रही है, शेकिंग हो रही है, उसके कारण भी क्या होता है? जो रॉक अनकंसोलिडेटेड रॉक है वो नीचे आ जाती है, ठीक है? फिर लावा और एश डिपॉजिट्स, ये सारे क्या थे? नेचुरल रीजंस थे। अब ह्यूमन इंड्यूस्ड मीन्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हमने इकोसिस्टम की कैपेसिटी को जो हिंडर किया है, उसके कारण कौन कौन से रीजंस है? फर्स्ट तो है डिफॉरेस्टेशन। तो अब होता क्या है डिफॉरेस्टेशन में? अब मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ में आप देखो ये पेड़ की ये रूट्स हैं, और ये ब्लू को आप सॉइल मान सकते हो। तो ये रूट्स सॉइल को बांधने का काम करती हैं, बांध के रखती हैं। जब हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं या पेड़ को इसको काट देते हैं, तो काटने के कारण ये जो मटेरियल हो जाता है वो बहुत लूज हो जाता है, और जैसे ही इसमें वाटर इंक्लूड होता है तो ये फ्लो हो जाता है। ये इसके कारण क्या होता है? ये लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं आने लगती है। फिर माइनिंग एंड क्वायरिंग, ठीक है? माइनिंग एक्टिविटीज में क्या होता है? वाइब्रेशन हो रहा होता है, और जो कंटूर लोकल एरिया का जो एक मैप होता है वो उसको डिस्टेबलाइज कर देता है उस जगह को, ठीक है? स्क्रैप्स बना देते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, देखो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में मैंने एक नीचे फ़ोटो इंक्लूड करी, लगभग इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। ये उत्तराखंड की एक इमेज है। अब आप देखिए कि अगर आप ऐसे स्लोप में कंस्ट्रक्शन का होगा, तो ये कहाँ? ये डाउनफॉल ही होगा यहाँ पे, और नीचे ही आएगा। तो जो जिनके घर नीचे बने होंगे, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि कई बार ऐसा देखा जाता है। फिर इम्प्रॉपर लैंड यूज़, जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज़ हैं। तो अगर आप झूमिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हो रही है, जिसमें आप पेड़ों को काट के वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो उसमें भी इश्यूज आते हैं। अनसाइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक्स, जो कि गवर्नमेंट इसको बैन करने की दिशा में भी है, कई जगह पे बैन किया गया है कि आप पेड़ों को मत काटो, आप कंटूर के हिसाब से फार्मिंग करो, कंटूर फार्मिंग करो जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये कुछ रीजंस थे। फिर ये हैवी वर्क होता है, ये मशीन चल रही है, ठीक है? वाइब्रेशंस, इंस्टेबिलिटी, उससे क्या होता है? रॉक अनस्टेबल होगी, और अनस्टेबल रॉक क्या होगी? बहुत आसानी से फ्री फॉल होगा। अच्छा, एक चीज समझ में आनी चाहिए कि लैंडस्लाइड तो हो रही है, बट अभी रिसेंटली इनका फ्रीक्वेंट अकरेंस क्यों हो रहा है, इतने जल्दी क्यों हो रही है? तो उसके कारण है क्लाइमेट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में एक कॉमन एरियाज़ निकल के आता है क्लाइमेट चेंज। इंटेंसिफाइड रेनफॉल पैटर्न्स, मतलब पहले रेनफॉल होती थी लेकिन इतनी नहीं, अचानक से इंटेंसिफिकेशन हो गया रेनफॉल का। ये क्लाइमेट चेंज के कारण है। पॉपुलेशन प्रेशर, टूरिज्म एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, उसके कारण हम पहाड़ों में जाते हैं और पहाड़ों की जो इकोलॉजी है उसको खराब कर देते हैं। तो ये पॉपुलेशन प्रेशर। फिर इनएडिक्वेट लैंड यूज़ प्लानिंग, प्लांट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसके कारण क्या होता है कि ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब कुछ पैटर्न्स हैं हमारे यहाँ पे फाउंड होते हैं, कि जैसे 3-4 रीज़न है। पहले तो हो गया हिमालय रीजन, ठीक है? हिमालय रीजन में लैंडस्लाइड आती है। फिर दूसरा है वेस्टर्न घाट का ये पेनिनसुलर एरिया वाला एरिया है, ठीक है? फिर नीलगिरी और ईस्टर्न घाट वाला एरिया, ये नीलगिरी वाला एरिया और ये घाट वाला एरिया, और एक नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, ठीक है? यहाँ पे लगभग। तो स्टेट्स कौन-कौन से अफ़ेक्ट होते हैं? अब जैसे हिमालय रीजन की बात करोगे, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। कॉज़ क्या होते हैं इनके? स्टीप स्लोप्स हैं हिमालय के, और आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ये बहुत न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है? तो बहुत जल्दी इसमें लैंडस्लाइड के चांसेस होते हैं। वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इनमें क्या होता है? हैवी रेनफॉल होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके कारण। फिर नॉर्थ ईस्ट हिल्स में क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, हाई रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन के कारण। और नीलगिरी और ईस्टर्न घाट्स के एरिया में क्या होता है? तमिलनाडु, आंध्रा वाला रीजन आता है, जिनमें टी प्लांटेशन एक्टिविटीज और सॉइल इरोजन के कारण पे ये लैंडस्लाइड होती है, ठीक है? अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आप बताना कि ये कब बनाई गई थी? ये इंस्टीट्यूशन ने कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं कि लैंडस्लाइड के रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है? ये आप इसको आप आंसर्स में कोट करेंगे। पहला तो इन्होंने बताया कि लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन मैपिंग करो। हैजार्ड के जो ऐसे जोन्स हैं जो हैजार्ड प्रोन हैं, आप उनकी मैपिंग करो। मैपिंग करने से क्या होगा? हमें पता चल जाएगा कि ऐसे कौन कौन से जोन्स हैं जहाँ पे इंटेंसिव केयर की आवश्यकता है, राइट? जैसे रेगुलेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। फिर स्ट्रक्चरल मेजर क्या लेने की जरूरत है? कि रिटेनिंग वॉल्स बनाओ। मान लो ये पहाड़ है, इसमें ऐसे रिटेनिंग वॉल्स ही बना दो, एक स्ट्रक्चर सा बना देते हैं स्टील का, कंक्रीट का, कि अगर वो गिरे भी ना, तो वो बहुत इसका मूवमेंट जो है एक डोमिनो इफेक्ट सा ना आ जाए, कि वो अचानक से बहुत सारा ना गिरने लगे, ठीक है? फिर ड्रेनेज सिस्टम में सुधार करो, ठीक है?
फिर स्टेबलाइज करो स्लोप्स को, लैंड यूज प्लानिंग को ध्यान में रखो, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन कंस्ट्रक्शन एंड लैंड यूज इन हाई रिस्क जोन्स, जो भी हाई रिस्क जोन्स हैं उनमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रेगुलेट हो, वेजिटेशन कवर, प्रमोट करो एफोरेस्टेशन को, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, ये सब गाइडलाइंस एनडीएमए ने दे रखी हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, कि हमें पहले ही पता चल जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब होता है जो कम्युनिटी इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन एनी डिजास्टर। तो अगर कम्युनिटी को पता होगा कि कोई डिजास्टर आई है तो वो बहुत आसानी से रिस्पॉन्ड कर पाएगी, राइट। तो उनकी ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम में ध्यान दो। फिर कुछ कमेटीज थे, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिए थे इससे, ठीक है। जैसे ब्रह्मपुत्रा बोर्ड कमेटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट की बात की उन्होंने जी, नॉर्थ ईस्ट रीजन के हिसाब से। फिर नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आई थी 2019 में, एडवोकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की बात की इसमें, इसको आप कोट कर सकते हो। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है 2011 में, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल था, हेडेड बाय कौन, माधव गाडगिल, आपने कई बार सुना भी होगा गाडगिल कमेटी रिकमेंडेशन। इन्होंने इको सेंसिटिव एरिया मार्क करने के लिए कहा था, और स्ट्रिक्ट बैनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, क्वायरिंग एक्टिविटीज इन इको सेंसिटिव एरियाज। उन्होंने ऐसे एरियाज मार्क करने के लिए बोले थे जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जिनमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ को कर्व करो जिससे कि आगे ऐसी कोई समस्याएं ना आए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सर्च करके निकाली कि ऐसी कौन सी बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारे संसार में फॉलो हो रही हैं इन चीज़ों से निपटने के लिए, ठीक है, जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। लाइक जापान में क्या होता है, एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और सेंसर बेस्ड रियल टाइम। सेंसर बेस्ड मतलब अगर रॉक्स में अगर सेंसर्स वगैरह इस्तेमाल करें तो पहले ही पता चल जाए कि यार मूवमेंट और वाइब्रेशंस वगैरह हो रहा है, और ये वाइब्रेशन कितना फ्रेजाइल है, ठीक है। फिर कम्युनिटी एजुकेशन पे पार्ट लो, कि यार कम्युनिटी को बताओ कि क्या होता है ये लैंडस्लाइड, कैसे हो जाता है, तुम्हें ऐसे क्या चीज़ें नहीं करनी है जिससे जो वहाँ की इकोलॉजी है वो ठीक ठाक रहे। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, लैंडस्लाइड इन्वेंटरी मैपिंग होती है, ठीक है, इसकी कॉम्प्रहेंसिव मैपिंग कर रखी होती है उन्होंने उस एरिया की। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस पे ध्यान दिया जाता है। स्विट्जरलैंड में क्या हो रहा है, स्लोप स्टेबलाइजेशन मतलब ये स्लोप हुआ और इसको स्टेबलाइज करने की तरफ ध्यान दिया जाता है कि जो अगर बोल्डर्स या रॉक्स फ्रेगमेंट्स है तो वो रोल करके बहुत जल्दी जल्दी ना गिरे। इसके लिए बायो इंजीनियरिंग टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। बायो इंजीनियरिंग में एक तो एफोरेस्टेशन भी हो जाता है, बायो प्लस इंजीनियरिंग, बायोलॉजी के हिसाब से इंजीनियरिंग टेक्निक्स का उपयोग करना, ठीक है। ज़ोनिंग रेगुलेशंस, नॉर्वे में क्या होता है, नॉर्वे में भी जापान की तरह अर्ली वार्निंग सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो यार हमने व्हाट, व्हेन, हाउ, वे फॉरवर्ड और सारा चीज़ समझा लैंडस्लाइड से रिलेटेड, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हेलन केलर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि ऑप्टिमिज्म एंड फेथ, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी और फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। माना कि त्रासदी हुई है, लेकिन इंसान के पास ताकत है हर त्रासदी से निपट के आगे बढ़ने की, और यही केरल में भी होगा। हम उस त्रासदी से लड़ेंगे और निपट के उससे आगे बढ़ेंगे, और बहुत ही शाइनिंग तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए ज़रूरत होगी क्या, हमारे ऑप्टिमिज्म की, फेथ की और हमारे लोगों के सपोर्ट की। दिस बिलीव अंडरस्कोर्स द नीड फॉर प्रोएक्टिव मेजर्स, कि हमें प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। किस चीज़ में, कम्युनिटी एंगेजमेंट में, किस चीज़ के लिए, टू रिड्यूस लैंडस्लाइड रिस्क, जिससे आने वाले समय में ऐसी त्रासदी ना हो। I hope I'm able to explain you the things related to landslide. It is a very important topic. Please make a note of it. और इस वीडियो को आप 1.5 या 2x पे आप एक दो बार देखोगे, ये आपका टॉपिक पक्के से बहुत अच्छे से तैयार होने वाला है, और GS3 का आपका एक क्वेश्चन एश्योर्ड होने वाला है। सो ऑन दिस नोट, thank you very much for watching this video, and stay tuned. I'll be back with more of such awesome content. Thank you very much. Signing off. Bye.